तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करने वाले हैं रमन मिश्रा के साथ। ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और हम लोग सेम कॉलेज से ही पढ़े हैं, सेम बैच है हमारा। तो ही गॉट रिसेंटली रिकमेंडेड इन हिज 12th अटेम्प्ट फॉर सीडीएस आईएमए एंट्री। तो हम लोग बहुत सारी उसके अप्रोच के बारे में जानेंगे। उसने अपना सीडीएस रिटर्न कैसे क्लियर किया, फिर उसके बाद हम लोग एसएसबी के डिफरेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे, उनके अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। तो रमन भाई, अपना इंट्रोडक्शन दे दो। Good evening, friends. My name is Raman Mishra, and I've been recently recommended from 14 SSB Allahabad. ये मेरा 12th अटेम्प्ट था और CDS IM में एंट्री थी। इस रिटर्न के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो रिटर्न के लिए मैं क्या करता था, मैं अपने स्ट्रेंथ पे खेलता था। मतलब स्ट्रेंथ मेरी थी, एक तो साइंस था, पॉलिटी था और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेता था मैं रिवीजन में। मतलब जैसे पूरा टाइमलाइन जैसे नहीं पढ़ता था मैं, ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ लेता था कि इसमें से क्या ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा पड़ जाता है मतलब CDS के एस्पेक्ट से। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़ा थोड़ा सवाल देख लेता था कि हाँ टाइमलाइन क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो मोस्टली ऐसे एक क्वेश्चन आया था ना पिछली बार की, लोकहितवादी वाला एक क्वेश्चन आया था, तो वो मेरा फंस गया था। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ना मैं पढ़ लेता था कि अगर ये आए तो फंस जाएगा, नहीं आए तो छोड़ दूंगा, नेगेटिव नहीं लूंगा बेसिकली। और मेरा स्ट्रेंथ था साइंस, क्योंकि एज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो साइंस पे मतलब मेरा कंट्रोल था। थोड़ा बायो में पढ़ के जाना पड़ता था, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में पहले से ही मेरा ठीक था। एंड टॉकिंग अबाउट पॉलिटी, पॉलिटी के लिए मैं ये करता था कि लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ रखी थी एक बार, मतलब लॉकडाउन में। तो उसको ही रिवाइज कर लेता था, नोट्स बना रखे थे मैंने, तो उसी को रिवाइज कर लेता था। तो जीएस में मैं मोस्टली यही करता था, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, जी साइंस, पॉलिटी और थोड़ा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्योंकि बहुत चंक पोर्शन हुआ सीडीएस का। करंट अफेयर से आप मोस्टली 20 प्लस क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल, क्योंकि ऐसा सीन हो गया है ना कि डिफेंस प्लस ये करंट अफेयर्स में ना अ, अच्छे खासे क्वेश्चन फंस जा रहे हैं। मतलब वो पिछले वाला भी ना, जैसे आपको लगता है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है बट वो करंट से रिलेटेड है। जैसे बहुत सारे, जैसे 150 ईयर्स हो गए किसी चीज का, या 125 ईयर्स हो गए, तो वो करंट में आ जाता है चीज। तो इससे भी मैं कर लेता था अपना सिलेबस में इंक्लूड। मेरे सोर्सेज होते थे, जैसे यूट्यूब से भी होता था। यूट्यूब पे जैसे एक सीडीएस जर्नी है, आप सभी जानते ही होंगे उसको। तो वो भी अच्छा, मतलब उसने काफी अच्छा वो डाल रखा है, मतलब मैराथन टाइप। एग्जाम से पहले वो मैराथन टाइप डाल देता है, तो मैं वो भी कवर कर लेता था। और माई रिविजन पार्ट, बाकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो लक्ष्मीकांत है। मैंने स्पेक्ट्रम भी पढ़ी थी, लेकिन स्पेक्ट्रम से क्या था कि बहुत वास्ट है वो। तो स्पेक्ट्रम ना ही पढ़े तो ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है कि सीडीएस के लिए आपको टाइमलाइन जरूरी है। मतलब 1919 में क्या हुआ था, 1929 में कौन सा लॉ आया था, फिर 1935 में क्या हुआ था। तो ऊपर ऊपर की चीजें आप कहीं से भी ले सकते हैं, तो स्पेक्ट्रम उतना जरूरी नहीं है। बाकी ये जीएस का था। बाकी मैथ्स के लिए तो मैं प्रैक्टिस करता था। मैथ्स के लिए मेरे पास पाथफाइंडर थी, तो पाथफाइंडर से पहले मैं एक्सरसाइज उठाता था। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का मैंने पढ़ लिया थोड़ा, जो जो उसमें दिया हुआ है। और उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी दी होती थी कि कैसे आपको अप्रोच करना है, एग्जाम में आएगा तो कैसे करना है, तो शॉर्ट ट्रिक्स भी होती थी। और उसी को मैं देखता रहता था कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे थोड़ा सोच सकता हूँ। फिर एक्सरसाइजेस लगा लेता था, तो उस पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाती थी कि हाँ मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा और एक्सरसाइज कर ली। उसके बाद पीआईक्यूज देख लेता था, उसी बुक में पीआईक्यूज भी है। तो पीआईक्यू से पता चल जाता है हाँ इस लेवल, मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैथ्स में तो मैं कहूंगा कि आपकी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि सीरियस एक एक्स्ट्रा एग्जाम है कि आप थोड़ा सा वहाँ पे आप गैस वर्क कर सकते हैं। गैस वर्क इन द सेंस की वैल्यू डाल के, या आप अपने हिसाब से ऑप्शंस में खेल के आप आंसर्स निकाल सकते हैं। और इसमें भाई ये तो भी कर सकते हैं ना प्रैक्टिस कि अपन करेंगे लोग तो अपने आप स्ट्रेटेजी बन जाती है आपकी। सीडीएस में बाकी हम लोग इंग्लिश के लिए, तो एलिमिनेशन इंग्लिश के मेथड लिए भी तो मेरे यूज कर पहले सकते से हैं ना। ठीक था, थोड़ा एंटोनिम्स की पीडीएफ वगैरह देखा, हाँ भाई, बोलो बोलो। क्योंकि डिफेंस एस्पिरेंट्स इतना पढ़ते नहीं ना कि डिटेल में जाके पढ़ते हैं हम। वो तो है। और भाई हेलो। जैसे हाँ हाँ, आवाज आ रही है अपना, भाई। हाँ हाँ भाई आ रही है। तो सीडीएस का जैसे तूने बताया कि भाई पाथ फाइंडर यूज करता था। तो पाथ फाइंडर तो हमारी बाइबल होती है सीडीएस के लिए और हाँ एनडीए के लिए। तो उसमें से मैथ्स की तूने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। हाँ भाई। और फिर इंग्लिश के लिए क्या किया था? हम्म। यार इंग्लिश तो एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए थोड़ी आपकी। तो उससे कह रहा था कि जो नॉर्मल वोकैबुलरी है वो ठीक हो जाती है आपकी। सेकेंडली थोड़ा एंटोनिम सिनोनिम्स के मैंने पीडीएफ भी पढ़ रखे थे, मतलब ये एफएट वगैरह के लिए ना। तो इससे भी थोड़ी वोकैब ठीक हो गई थी मेरी। तो जैसे इंग्लिश में तो यार वही है कि मैं वाला हिसाब रखता था। मैंने इंग्लिश में, तो इंग्लिश में पढ़ के नहीं आता था, अगर फ्रैंकली बताऊं ना। हाँ। तो वो देख के वाला हिसाब लगता था मेरा, क्योंकि वो मैं अपना मान के चलता था मेरी इंग्लिश ठीक है, तो मैं पढ़ के हम्म। कर लेता था क्वेश्चंस। मतलब हम लोगों का ऐसा रहता था कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स आया तो चारों ऑप्शन लगा रखो, उसमें जो सबसे अच्छा साउंड करेगा वो अपना आंसर है। ठीक है, बाकी उन पे छोड़ दो। हाँ भाई। ठीक है हाँ। भाई। तो जैसे कुछ लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट पे ना कुछ क्वेश्चंस डाले थे। सबसे पहले बलराम मिश्रा ने डाला था, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीडीएस रिटर्न विद ऑल द ग्रेजुएशन एंट्रीज। जैसे एफकैट हो गया, सीएपीएफ हो गया कोस्ट गार्ड हो गया। तो भाई तूने सीडीएस भी निकाला हुआ है, एफकैट भी निकाला ही होगा और कोस्ट गार्ड भी निकाला है। तो मतलब अगर हाँ रफली हम भाई। लोग बात करें तो इनकी तैयारी कैसे करनी है,
और डिफरेंस बिटवीन 10+2 और ग्रेजुएट एंट्री एसएसबी, इसमें क्या तेरे को क्या लगता है क्या डिफरेंस होता है? यार मैं अगर पहला क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो सीडीएस थोड़ा वास्ट पड़ जाता है। बाकी आप एफकेट और पोस्ट गार्ड के लिए ना तो आपको ऊपर ऊपर की नॉलेज भी काफी आती है। जैसे लूसेंट की एक बुक आती है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, एफकेट के लिए जीके पढ़ सकते हैं। तो वो वन लाइनर सी टाइप आता वन है। और लाइनर्स बाकी आता जो है यूट्यूब उसमें। पे चैनल चलते रहते हैं ना, जैसे ये सीडीएस जर्नी है, तो ये भी काफी अच्छा है ये एफकेट का। हाँ, वन लाइनर्स आता है तो आप वो जनरली वहां से कवर कर सकते हो। और जो एसएससी एसएससी के जो एंटोनिम सिनोनिम्स की पीडीएफ आती है ना, वो पढ़ के एक बार चले जाओ तो उसमें से फंस जाते हैं ईडीएम्स का भी ये आता है वर्ड्स वगैरह। एसएससी सीरियल तो वाला। एफकेट के लिए तो आपको ऊपर ऊपर की नॉलेज से भी काम चल जाएगा मतलब। हम्म। हाँ, इडियम्स का, ये एंटोनिम सिनोनिम्स का। तो इससे क्या है ना कि फंस जाते हैं क्वेश्चन। और टॉकिंग अबाउट मैथ्स सिलेबस, तो मैथ्स में क्या है कि एफकेट की अरिथमेटिक ज्यादा मतलब उस पर जोर देता है एफकेट। एफकेट में ट्रिगर और ये सब नहीं आता है। तो एफकेट में क्या है कि आप अरिथमेटिक के लिए ना थोड़ा ज्यादा जोर लगाए, मतलब अरिथमेटिक में आप अच्छी पकड़ पकड़ लेंगे ना उसमें, तो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस निकल एबिलिटी जाएंगे टाइप। मैथ्स में। और थोड़ा लेवल भी इस बार अप कर दिया है। हम्म। हाँ, क्वांटिटेटिव एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए उसमें एफकेट में। सीडीएस में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा चीजों को, जैसे ट्रिगर पढ़नी पड़ेगी आपको और क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे मतलब। एफकेट में क्या है कि आप एक बार थोड़ा सा टॉपिक से आप हो गए, मतलब आपको मिल गया तो आप निकाल सकते हो क्वेश्चंस। बट सीडीएस में क्या है कि आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है उसमें। हम्म। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात करें तो एफकेट और सीडीएस में ये है कि एफकेट के लिए आप नॉर्मल प्रैक्टिस से आप निकाल सकते हो एग्जाम, बट सीडीएस के लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए तो वही है यार कि आफ्टर के लिए तो मैं वही करता था, ये सीजीएल वीजीएल के ना जो क्वेश्चन आए थे ना पहले, एंटोनिम हम्म। सिनोनिम्स की पीडीएफ हो गई, ये ऑनलाइन अवेलेबल भी है इसमें इंटरनेट पे। तो ये मैंने पीडीएफ निकाल रखी थी, इसकी इडियम्स एंड फ्रेजेस की पीडीएफ निकाल रखी थी, तो इससे पढ़ लेता था, रिवाइज करता रहता था, तो वो फंस जाते थे। और इंग्लिश के लिए मैं वैसे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालता था मैं, क्योंकि मैं मान के चलता था मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो पढ़ वढ़ के भी निकल जाता था मेरा। टॉकिंग अबाउट जीएस, तो जीएस के लिए वन लाइनर्स आता था। वन लाइनर्स में जैसे हिस्ट्री का भी वो वन लाइनर आएगा कि ये कौन था या ये कौन था, या वो निकनेम्स देते थे, या हम्म। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी आती है, तो ये सब बेसिक चीजें है ना। कंट्री नेम जो रिसेंट में कुछ कैपिटल्स आ किंग जाते हुआ थे। हो, हाँ कैपिटल्स वगैरह, या रिसेंट में कोई हैपनिंग हुई करेंसीज। हो तो वो पूछ लेते हैं, तो ये सब वन लाइनर्स क्वेश्चन। हाँ, तो ये वन लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं आपका। और पोस्ट गार्ड में थोड़ा सा वो मैं देख रहा था, थोड़ा उन्होंने साइंस की तरफ ज्यादा फोकस किया था। साइंस में वो पीवी गोस टू एनआरटी वाली इक्वेशन है ना, वो सब हम जो हाँ, पढ़ते गैस थे, इक्वेशंस और होती थी। ग्राफ वगैरह, तो थोड़ा ग्राफ और आप हाँ। रिवाइज करके चले जाइए। हम्म। हाँ, तो वो थोड़ा मेरे को लग रहा है वो नेवी की तरफ ज्यादा फोकस रखते हैं, तो थोड़ा ये सब ज्यादा देखते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा साइंस वाइस रिवाइज करके चले जाइए तो ठीक है। मैं 11 12 का भी थोड़ा रिवाइज कर लिया। जनरली हम 10 तक का करते हैं, लेकिन पोस्ट में लगा था मेरे को 11 12 का भी करना चाहिए था। तो वो हो गया था, वो भी हो गया था, क्योंकि मेरी साइंस ऐसे ठीक थी, फिजिक्स वगैरह। बाकी बाकी हाँ, अगर सीरियस की मैं बात करूँ तो सीरियसली आपको एक मतलब प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं क्या क्या चीजों को कवर करूंगा पहले तो। जैसे मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है, बेसिकली सीरियस का यही हिसाब है। सिलेबस बहुत बड़ा है, आप सब सारा कवर नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया था कि मैं अपने स्ट्रेंथ पे खेला था यार, देख पॉलिटी में कर लूंगा, फिर मैं हिस्ट्री कर लूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट, थोड़ा जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेता था मैं, रिवर सिस्टम वगैरह, तो थोड़े क्वेश्चन रिलेट कर पाता था, हाँ ये ऐसा हो सकता है। या ये जो मैथ्स भी फॉलोइंग आते हैं सीडीएस में, उसमें भी थोड़ा हेल्प मिल जाती थी मेरे को, दो ऑप्शन एलिमिनेट करने में। तो ये सब चीजें मैं करके जाता था। बाकी साइंस के लिए तो मैं 9 10 पढ़ता था, सीडीएस के लिए 11 12 जरूरत पड़ती नहीं है सीडीएस में। तो 9 10 के लिए मैं या तो यूट्यूब पे यही सीडीएस जर्नी का था लेक्चर वगैरह, वो मैं देख लेता था, या तो कभी कभी मैं एनसीईआरटी रिवाइज कर लेता था कि बेसिक्स क्या है इसकी, मतलब एनसीईआरटी नहीं, एग्जाम आइडिया की बुक नहीं आती है, तो जो हम बचपन में पढ़ते थे उसी समय मेरे पास पढ़ी है तो मैं रिवाइज कर लेता था। बाकी बाकी करंट अफेयर्स के लिए तो मैं पीडीएफ उठाता था, जो ये टेलीग्राम चैनल्स पे ना, जैसे ये मैंने बताया था आपको सीडीएस जर्नी वाले का, तो मंथली पीडीएफ डालता रहता है और वीडियो भी डालता है, तो अगर टाइम मिल गया तो वीडियो देख लेता था, नहीं टाइम मिला तो फिर पीडीएफ पढ़ लेता था। तो ये तो मैं अपना जीएस के लिए अप्रोच करता था। और टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन की सीडीएस एंट्री मतलब ग्रेजुएट एंट्रीज और जो 10+2 टेन एंट्रीज में प्लस क्या टू डिफरेंस होता है। हाँ, तो 10+2 में क्या होता है कि जैसे उनके जो बाकी ओएलटीज वगैरह तो सब देखती है कि आपको मतलब आप पोटेंशियल है कि नहीं आप में, लेकिन एक चीज जो मेरे को लगता है ना कि थोड़ा वो लीनेंट होते हैं, लीनेंट इन द सेंस कि चल ठीक है इसको ट्रेन कर देंगे हम, 3 4 साल इसके पास है। ट्रेनेबिलिटी और ग्रेजुएट फैक्टर। एंट्रीज में क्या होता है, उनका मैच्योर बंदे चाहिए। हाँ, ट्रेनेबिलिटी फैक्टर का बहुत बड़ा इसमें एसएसबी में रोल आता है कि यार ये मैच्योर बंदा है कि नहीं, पहली बात तो मैच्योर इन द सेंस कि ठीक है 10+2 में उसको हम कर देंगे ट्रेन, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे उसको, यहाँ पे 1 साल टाइम में और कम है उसको ट्रेन ट्रेनिंग का। करना है, तो उससे वो मैच्योरिटी चाहते हैं। तो वो लोग एक्सपेक्ट वो है करते वो हैं। सब कुछ देख के चलते हैं कि इस टाइम में ट्रेन कर पाएंगे कि नहीं। हम्म। हाँ, और थोड़ा सा टेक्निकल एंट्री में डिफरेंस आता है, जैसे अगर आप हम्म। नॉर्मल एंट्री जा रहे हो, टेक्निकल एंट्री जा रहे हो, तो टेक्निकल एंट्री में टेक्निकल सवाल पूछते हैं। और एज एन हम्म। इंजीनियर तो आपको पच फिर पता ही होना चाहिए, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा टेक्निकल एंट्री में डिफरेंस आता है। बाकी तो सेम ही है एसएसबी। एसएसबी तो सेम ही है। तो भाई सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यार, तुम 12th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए हो, मतलब हार्डकोर रिपीटर हो हमारे जैसे। तो कैसी फीलिंग थी जब तुम्हारा नाम लिया डीएसओ ने? यार मेरा पहले से ही एंटिसिपेशन हो गया था, क्योंकि मेरी कॉन्फ्रेंस लंबी चली थी। हाँ। और मतलब कॉन्फ्रेंस में वेट लंबा चला था। फिर सर ने सवाल ववाल भी पूछे थे, तो अच्छे से आंसर भी दे दिया था मैंने।
फिर मेरे को लगा था कि इस बार तो हो जाऊंगा, क्योंकि फिर और भी लौंडे थे यार, तू हो जाएगा, तू हो जाएगा, फिर एंटिसिपेशन आ गया था कि चल इस बार हो जाऊंगा। बंदे बोलने तो लगते क्या हैं हुआ, कि हम भाई और तेरा पक्का होगा इस बार, हाँ फील आने लगता है। मतलब यार, मैं मतलब ठीक है यार, जो भी, एक ये तो पता चल गया था कि चल कॉन्फ्रेंस लंबी चली तो मतलब वो है, सब कुछ है। हम्म, अब मान लो इसमें नहीं होता, अगले वाले में हो जाएगा, जो भी है, थोड़ी थोड़ी चीजें हम्म, बच रही होंगी, बच भी रही होंगी। तो हम्म, ठीक है चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने रिजल्ट का वेट करा था ऐसे ही। तो सर आए, तो सर ने पहले डरा दिया, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट ही थे हमारे, तो वो डरा दिया कि दिस टाइम वी हैव अ वेरी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो हमें लगा बैच वॉश आउट भाई। वो पहले बता भी रहा है कि प्रीवियस बैच गॉट वन रिकमेंडेशन एंड हाँ, वन अदर बैच वाज वॉश आउट। तो हम्म, मैंने बोला यार ये क्या होता है। एंड हम्म, दिस टाइम वी हैव अ वेरी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। मतलब यार ये तो बैच वॉश आउट ना मार ये दे। क्या बोल रहा है फिर भाई? उन्होंने बोला नो नो। फिर हमने मगर हमने क्या हो गया ये, फिर बोलता वी हैव 5 रिकमेंडेशन दिस टाइम। अरे भाई फिर तो हो जाएगा, मतलब मेरे को लगा फिर तो हो जाएगा। 5 में तो आ गया होगा। फिर हम्म, बोलता ओके चेस्ट नंबर 3, मेरा चेस्ट नंबर 10 था। हाँ, चेस्ट नंबर 3, चेस्ट नंबर 10, चेस्ट नंबर 14, चेस्ट नंबर 15, चेस्ट नंबर 16। और मैं लगा ओ भाई। अरे फिर मैं यार, उठा। फिर थोड़ी देर बाद मैं धीरे धीरे उठा एक तो मैं, फिर समझ में नहीं आ रहा, और चेस्ट नंबर मैंने खोला था, तो आगे वो सीएचएम सर थे, वो डांट रहे भाई चेस्ट नंबर तो खोल। तो मैं जल्दी हाँ, जल्दी खोला चेस्ट नंबर। फिर एक हमारे में बंदा था, वो रोने लगा, क्योंकि भाई उसका तो एक लास्ट अटेम्प्ट था ही सीडीएस हाँ, आई में हाँ, का। हम्म, हाँ तो भाई वो रोने लगा, फिर हम उसको मतलब थोड़ा सा मतलब चुप चुप कराने लगे और उसको ले गए साइड में गए। फिर कंसोल, वो बोलता है जल्दी इधर आओ। हाँ फिर लौंडे वोंडे ने हाथ मिलाया, जो और अदर कैंडिडेट्स थे ना, हम्म, उन्होंने मतलब कि मिलते हैं, चल मिलते हैं, तो ये वाला सीन था। बोला हाँ, भाई पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए। उसके बाद वो सीएचएम में जल्दी बोलता जल्दी जल्दी चलो। फिर वो हमें लेके गया ऑफिस वगैरह में, फिर हम बोर्ड प्रेसिडेंट से हमें मतलब मीटिंग कर, एक होता है ना प्रेसिडेंट और उसका डेप्यूटी मतलब प्रेसिडेंट प्रोसीजर से होता है बात उसके होती अंदर है ना जाके फिर। जो, हाँ वो पूरे पांचों को अंदर लेके गए। फिर वो सर ने बताया था कि मतलब डोंट पोस्ट पिक्चर्स एंड डोंट गाइड अदर्स, दे विल लूज देयर रिकमेंडेशन, ये सब बता रहे थे। फिर यहाँ तो उसके बाद वही मीटिंग मीटिंग करा के मैं फॉर्म वगैरह, रिकमेंडेशन के बहुत फॉर्म होते हैं यार। हम्म, तो वही बैठा के भराता गया, फोटो निकालो, ये निकालो, वो निकालो, फिर इसी में टाइम निकल गया यार उसके बाद सही तो। है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ज्वाइन करोगे अब तो आईएम है। थैंक यू। बढ़िया है। तो अब यार मूव हाँ करते भाई हैं हम लोग डेफिनेट। एसएसबी के तरफ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एसएसबी से रिलेटेड। आदर्श राज पूछ रहे हैं भाई कि हाउ टू गेट स्क्रीनड इन एज अ रिपीटर, और तुझको भी पता होगा कि भाई एज अ रिपीटर स्क्रीनड इन कितना मुश्किल टास्क है अगर वहां पे आपका ग्रुप सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेज वन के हाँ बारे में भाई। बात करते हैं। तो स्टेज वन में तेरा क्या अप्रोच रहता था? तेरे 12th अटेम्प्ट में कितने स्क्रीनड इन थे और कितने स्क्रीनड आउट थे? और तेरे को क्या लगता है जनरली जो बंदे गलती करते हैं और जो तुझे ऑब्जर्व किया है तूने कि नहीं करना चाहिए, और डेफिनेटली यू विल गेट स्क्रीनड इन इवन इन अ रिपीटर्स बैच? मेरा ये 8 कॉन्फ्रेंस था, तो मेरी 8वीं कॉन्फ्रेंस थी ये। तो 4 स्क्रीन आउट थे और 8 कॉन्फ्रेंस थे। तो स्क्रीन आउट मेरे एंट्रीज थी, एफकैट वाली थी। एक तो एफकैट में बहुत भीड़ आती है पहली बात तो। हम्म, सेकेंडली पहली एंट्री थी मेरी ग्रेजुएशन के बाद, तो प्रैक्टिस वैक्टिस था नहीं। तो मैं स्क्रीनिंग के तो कहूंगा कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप ऑफलाइन मिला तो ऑफलाइन कर लो, ऑनलाइन मिला तो ऑनलाइन ही कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस होनी चाहिए बोलने की। अगर बोलने की कम्युनिकेशन प्रैक्टिस नहीं स्किल होगी तो स्ट्रांग फिर होनी चाहिए। हाँ कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। इन द सेंस कि आप कम से कम 1 मिनट तक तो अच्छे से बोल ही पाओ। हम्म, क्योंकि रिपीटर्स में क्या होता है ना यार, रिपीटर्स में गलती की जो उनका पैरामीटर होता है बहुत कम होता है, मतलब गुंजाइश कम रखते हैं कि तुमसे एक्सपेक्ट नियरली। करते हैं। हाँ 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 रिपीटर्स में क्योंकि सारे अच्छा नरेट करते हैं, मतलब नॉर्मली ना। रिपीटर्स में हम्म, बात आती है जीडी में, मतलब हम्म, नरेशन तो सबका सही रहता है, लेकिन बात आती है जीडी में कौन परफॉर्म हम्म, करेगा, वही स्क्रीनिंग में। हम्म, तो मैं अगर स्पेशली रिपीटर्स के लिए बताना चाहूँ, तो रिपीटर्स में तो यही है यार, मैं जो टेक्निक फॉलो करता था, मैं क्या करता था, मैं कंक्लूड कर देता था चीजों को। जैसे मान लो लड़ रहे हैं कि दो थे नहीं तीन थे, दो थे, ये कर रहे हैं, मैं थोड़ी देर सुनता था, मतलब भाई बस में नहीं पढ़ना भी, मैं सुनता था। और थोड़ा सा ये रहता है कि आपको सेटिंग एडवांटेज मिल जाता है, अगर आप बीच में हाँ, बैठे हो तो मैं इधर भी देख लेता था, इधर भी देख लेता था। हम्म, तो मैं यही करता था, ओके जेंटलमैन टिल नाउ वी हैव डिसाइडेड दैट देयर वर 3 कैरेक्टर्स, टू वन मेल, वन वाज फीमेल एंड एज group of around 20 to 25. Okay, let us move on to the action part now. तो मैं ये करके हम कंक्लूड करा नहीं नहीं और क्या क्या था। तो ये मेरा काम रहता था। मान लो एक दो पॉइंट आ रहे तो वो भी बोल देता था, ऐसा नहीं कि भाई यही सब करना है मेरे को। हम्म, पॉइंट आया तो वो भी बोल देता था। तो मेरा तो मेन टेक्निक ये था कि मैं कंक्लूड कर दूंगा चीजों को, और ग्रुप को आगे बढ़ाऊंगा और एक्शंस ले जाऊंगा, और थोड़ा लॉजिकल रहूंगा। मान लो एक एक जैसे मेरे को याद है पीपीटी गेम में, अगर आपको पिक्चर अपने अच्छे से परसीव की ना, तो वहीं पे आपका मैं कह रहा हूँ 60% आपका ना काम हो जाएगा। गेम वहीं पे स्टार्ट हो जाता है, मतलब। हम्म, क्योंकि हाँ काम हो ही जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि एक तो रिपीटर्स की प्रैक्टिस अच्छी होती है। हम्म, ये भी आप प्रैक्टिस करके जाइए, तो मैं पहले ही कहूंगा कि आपकी जो 1 महीना पहले ना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें पीपीटी की। डेली शाम को या सुबह जो आपको जैसे टाइम मिले ना, 1 घंटा आप निकाल के किसी ना किसी ग्रुप पे ना आप इन्वॉल्व हो जाइए और उसमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। उसे क्या करेंगे ना कि आपको वहां जाके एक नई फीलिंग नहीं आएगी कि यार ये क्या हो रहा है। आपको सारी चीजों का पहले से ही एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ ये होगा तो क्या करूंगा, ये होगा तो क्या करूंगा। तो ये सब चीजों की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सेकेंडली जैसे पिक्चर को आप अच्छे से परसीव करेंगे ना, हम्म, तो आपका ये रहेगा कि
60% ऑफ द गेम वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने देखा था पिक्चर्स को अच्छे से, तो पीछे खेत था, तो कुछ लड़के उसमें रिवर बना रहे हैं, कुछ लड़के वहाँ पे बीच बना रहे हैं। तो मैंने लगा यार वो पीछे उसमें रिवर या बीच तो नहीं हो सकता, तो लेट अस मूव ऑन टू दी सम मतलब विलेज थीम या सम थीम रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर। तो मैंने इसको सपोर्ट किया था पॉइंट में। तो इसको हाँ लोगों ने माना भी, लॉजिकल पॉइंट था तो लोगों ने माना भी, तो हमारा थीम शिफ्ट हो गया था, हम फिर एग्रीकल्चर पे आ गए। तो यही था कि मेरा अप्रोच यही रहता था कि पहले पिक्चर को अच्छे से परसीव करो, जो डिटेल्स है ना, जैसे बैकग्राउंड, टेक्निक को क्योंकि अपना करने का, जैसे मैं क्या करता था पहले देखता, हाँ ज्यादातर लोग क्या करते पहले हैं, देखता था मैं पीपीटी कि के हाँ कैरेक्टर बैकग्राउंड पे ही क्या है, रुके रहते हैं। फोरग्राउंड क्या है, फिर उन्होंने पहना क्या है, मतलब बेसिकली वो कैसा है। बैकग्राउंड पे भी फोकस करना हाँ होता ये है। नहीं करना है, मैं सही 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 कह रहे हो, जैसे जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता ना, हम्म। हाँ बैकग्राउंड पे फोकस करना होता है। फिर फोरग्राउंड में कितने हैं, फिर बंदों का मूड क्या है, थोड़ा ये भी देख लो। अब हम्म। कुछ बंदे उसी में पार्टी करा देंगे, तो भाई अगर नहीं मूड है तो क्यों पार्टी करा रहे दुखी हो। है भाई तो कुछ तो दुखी है तो फिर क्यों पार्टी करा रहे हो भाई। परसेप्शन इज ऑल अबाउट योर परसेप्शन। हम्म। सही बात है भाई। हाँ। पिक्चर परसेप्शन भाई देख, वो स्क्रीनिंग का पहले स्क्रीनिंग होती नहीं थी, मतलब हम्म। 2000 से पहले मेरे को लगता नहीं है स्क्रीनिंग होती हाँ, थी। शायद तो 1997 में उसके शुरू बाद भी हुई है ना, तो उन्होंने स्क्रीनिंग। क्या कि कैंडिडेट बहुत आ रहे हैं, तो उसको उनको स्क्रीनिंग, हाँ तो वही होता था ना कि यार कैंडिडेट्स को छांटना है, तो छांटने का यही कि परसेप्शन देखो उनका। तो परसेप्शन वही है ना कि जो सामने दिख रहा है वही दिख रहा है वाला बात है यहाँ पे। आप अलग से मत कुछ मत लेके आओ, टैट में अलग चीज होता है और पीपीटी में अलग चीज होता है। अगर आप नाम से जाओगे ना उनके, तो पीपीटी इज मोर अबाउट पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो अगर मैं पीपी को ले लूँ ना, पिक्चर परसेप्शन, पहले परसीव तो अच्छे से करो यार, मतलब अगर परसीव अच्छे से नहीं कर रहे हो तो वहीं पे आप बाहर हो जाओगे। क्योंकि जो एसेसर्स है वो परसेप्शन ही देख रहे हैं आपका वहाँ पे, और कुछ नहीं देख रहे हैं। वही। और थोड़ा जीडी में डिस्कशन देख रहे हैं, जो जीडी होता है ना वो डिस्कशन देखता है। तो वही है यार कि परसीव अच्छे से करो, पहला पहला चीज तो। सेकेंडली मैं रिपीटर्स के लिए कहूंगा, नरेशन तो चलो ठीक हो ही जाता है प्रैक्टिस से। जीडी में यही है कि मैं एक जो टेक्निक फॉलो करता था कि यही समराइज वाला, कि इतना मैंने समराइज कर दिया ठीक है ओके। मैं यही करता था कि ग्रुप को आगे बढ़ाना है। ओके जेंटलमैन, टिल नाउ वी हैव डिसाइडेड दैट देयर वर थ्री कैरेक्टर्स, टू वर मेल एंड वन वाज फीमेल, एजिंग अराउंड 22 to 25 years of age, all were in positive mood. Let us move on to the action part now. Yeah, let us move on to the theme part now. तो ये मैं लाइक अपना मूव टेक्निक फॉलो करते करता रहो, हूँ, इससे क्या जो कि मैं, अपना ग्रुप होता है उसको मूव हाँ करते रहो, कहीं स्टक ना हो जाए कि स्टोरी बनी नहीं पा रही, आगे बड़ी बात ही नहीं कर पा रहे कुछ। हाँ और भाई ओआईआर के लिए क्या हाँ, और करते उसमें थे? अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी देता था कि जैसे ये बता दी। ओआर के तो यार ये एसएसबी क्रैक की जो ओआर की पीडीएफ आती है ना, वही प्रैक्टिस करता है यार हम्म। मैं। 20 सेट की आती है ना, हम्म। उस चीज से मैं हर रोज जैसे एसएसबी से 10 दिन पहले दो हम्म। दो ओएर लगाने, जैसे एसएसबी में रहता है ना, दो ओएर आते हैं। तो सेट 1 2 लगा लिया, फिर 3 4 लगा लिया एक एक दिन, फिर 5 6 लगा लिया, तो ऐसे लगाता था ओएर में। कुल मिला के मतलब ओआईआर में प्रैक्टिस चाहिए। ओ, हाँ नहीं कुल मिला के पीपीटी में मतलब पूरे जो होता है ना स्क्रीनिंग के लिए, इसको प्रैक्टिस ही चाहिए, मतलब हम्म। प्रैक्टिस करो, आपकी चीजें होने लगेंगी इससे, आपको खुद ही सॉलिड अपनी गलतियां पता सॉलिड चलने करो। लगे। हाँ सॉलिड करते रहो, सही बात। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं, स्टेज 1 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब स्टेज 2 में सबसे पहले आता है साइक टेस्ट। और साइक टेस्ट में 4 टेस्ट होते हैं: थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो बहुत सारे क्वेश्चन है यार, किसी ने पूछा है मेरे से कि भाई टैट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो टैट के बारे में यार बताओ कि उसका अप्रोच क्या था तुम्हारा, और पहले जो 11 अटेम्प्ट्स थे उसमें क्या गलती कर रहे थे, और इस बार क्या चेंज किया ताकि इस बार ये जो सक्सेस मिली है उसके लिए कुछ बताओ। तो टैग तो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब उसको मैं इस बार जैसे मैंने अप्रोच ये चेंज किया था थोड़ा, मैं जैसे साइकोलॉजिस्ट कहता भी है कि जेंटलमैन फोकस ऑन द फीलिंग्स इमोशंस एंड द इंटरेक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स एज शोन इन द पिक्चर। तो आप जैसे मैं इमोशंस पहले नहीं डालता था, अब मैं इसको रिलेट करके ऐसे बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं लिख दिया कि ही वर्कड हार्ड एंड ही पास आउट विद फ्लाइंग कलर्स। वो कैसे हुआ, उसमें इमोशंस क्या था उसका, वो मैंने नहीं पता। तो इस बार मैंने थोड़ी चीजें अलग कैसे की थी, जैसे मैंने इसी चीज को ऐसे लिख दिया कि व्हेन ही गॉट टू सी हिज नेम इन द पीडीएफ ही वाज वेरी एक्साइटेड, ही शोड द रिजल्ट टू हिज मदर, द फैमिली वाज हैप्पी। तो मैंने ऐसे करके इमोशंस लेके आया था मैं अपने पिक्चर उसमें स्टोरीज में। और इंटरेक्शंस लेके आया कि जैसे पेरेंट्स के साथ या अदर बंदों के साथ, या काम कराने का जो तरीका था ना वो इंटरेक्ट करके जो हम करते हैं नॉर्मली डे टू डे लाइफ में, तो वो चीजें मैंने मेंशन किया था। फिर जैसे मैंने अपनी जो 12th स्टोरी बनाई थी वो हॉबी भी बनाई थी अपने, बास्केटबॉल जैसे मैं खेलता हूँ, तो मैंने बास्केटबॉल बनाई थी। तो बास्केटबॉल में मैंने वो सिचुएशन डाले थे जो मेरे साथ हुआ है, जैसे लास्ट 20 सेकंड्स में, लास्ट क्वार्टर में, और लास्ट 20 सेकंड्स में जैसे मैंने शूट लिया, फिर दूसरे बंदों को रोका, फिर जैसे ही फाइनल विसिल ब्लू हुई तो हम मतलब हम जीत गए मैच, हम बहुत खुश थे। तो ये सब मैंने चीजें डाली कि इससे क्या होता है, एक तो रियलिस्टिक स्टोरी बनती है, सेकेंडली वो साइकोलॉजिस्ट को लगता है हाँ यार इस बंदे के साथ ये सही में हुआ है, ये इमोशन थॉट्स इंटरेक्शंस डाल रहा है ना, तो ये सही में इसके साथ हुआ है। बाकी ओएलक्यूज का तो मैं कहूँगा ओएलक्यूज देख के तो मत ही काम करो, मतलब कि मैं ये इसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालूंगा, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस होता है ना उसी से आपका टैट आता है बाहर। आप अलग से नहीं लेके आता, मैंने जैसे कुछ अलग से तैयारी नहीं किया था टैट के लिए। मैंने यही किया कि थोड़ा सा इमोशंस इंटरेक्शंस फीलिंग्स और रोल्स आप कैसे उठाते हो,
अब मान लो कोई पिक्चर दिखी तो उसी में कोई एक पुलिसमैन बनेगा और कोई एक बंदा नॉर्मल बनेगा जो पुलिसमैन को हेल्प कर रहा है। तो आप रोल्स कैसे उठा रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टैग में। आप फॉलोअर हो कि आप लीडर हो। मैं हम्म, मैं तो हमेशा यही फॉलो करता था कि मैं यही करूंगा लीडर, मतलब मेरे अपने अंदर ही था कि लीडरशिप भी रोल आते थे मेरे। मान लो कोई पुलिसमैन दिखा तो मैं उसको जैसे जनरली आईपीएस बना देता था, ये इंस्पेक्टर बना देता था कि वो मतलब लीडरशिप रोल में है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है। और लीडर्स की एक पहचान होती है कि वो इनोवेटिव रहते हैं, मतलब इनोवेटिव रहते हैं, सॉरी। हर क्रिएटिव चीज में और थोड़ा सा इनोवेशन हाँ। देखते हैं कि यार इसमें और अलग मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं वही अप्रोच लेके चलता था यार कि इस पिक्चर में जैसे मान लो गड्ढे खोद रहे हैं तो क्यों हो सकता है। तो मैं उसमें जाता था तो मैं सोचता था कि हाँ यार, जैसे मान लो कि घर पे गया है, फसल वसल अच्छी नहीं हो रही है तो दादाजी से बात किया। नॉर्मल एज ए स्टूडेंट क्या ही कर सकते हो कि दादाजी से बात किया तो दादाजी ने बोला यार मतलब बहुत दिन से लगा रहे थे तो पता चला कि एक ही क्रॉप पैटर्न फॉलो करते समय मतलब जो फर्टिलिटी है फर्टिलिटी सॉइल की होती वो है, बहुत हाँ। लूज हो चुकी है। हम्म, तो इस हाँ, तो ये सब मैंने जैसे नॉर्मल चीजें करते हैं हम जैसे एज ए स्टूडेंट की भाई सॉइल टेस्ट करा सकते हैं। फिर अपने कॉलेज में ले आके उसने एग्रोनॉमिक्स वाले प्रोफेसर से दिखा दिया कि सर ये मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसने लैब टेस्ट आके पूछा कि अगर रिपोर्ट लेके आओ। तो रिपोर्ट लेके गया तो सर उसमें बता दिया कि ये मिनरल्स कम है। तो वो चीजें बता दी जैसे हम नॉर्मल डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो ये सब चीजें मैंने कर दी थी इस बार, थोड़ा इनोवेटिव सेट ऑफ माइंड से किया था। सेकेंडली ये बास्केटबॉल जैसे हॉबी से मैंने रिलेट किया था तो ये मेरी एसडी में भी आ रहा था, मेरे वैट में भी आ रहा था प्रिपरेशन वाला फेज में, जैसे मान लो रन आ गया तो डेली रनिंग इम्प्रूव स्टेमिना, तो ये सब चीजें मेरी आ रही थी। तो ये कि मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस प्लस हिडन एस्पिरेशंस, लाइफ एक्सपीरियंस जैसे मैंने बास्केटबॉल खेला था, बास्केटबॉल का लिख दिया। अब मान लो कुछ पिक्चर आती है जिसमें एक बंदा चढ़ रहा है या एक आर्मी का बंदा है वो चढ़ रहा है, कुछ पहाड़ वहाड़ चढ़ रहा है। तो आपको उसमें हिडन एस्पिरेशन काम आता है कि आप क्या करना चाहते हो एज ए मिलिट्री ऑफिसर, या आप लाइफ में अपने आप को कैसा देखते हो। हम्म। तो वो आपके हिडन एस्पिरेशन का पार्ट आ जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस प्लस हिडन एस्पिरेशन। तो मैं ये फॉलो करता था और इस बार मैंने ये किया था कि इमोशंस थॉट्स इंटरेक्शंस डाल दिया था अपनी स्टोरीज। तो और हॉबी से रिलेट कर लेता था जो पिक्चर्स आई थी। ठीक है भाई, तो बाकी ये तो था हमारा। इमेजिनेशन ही है यार वो मतलब टैट में वो ना कि बोलते भी है ना कि साइकोलॉजिस्ट बोलता भी है शुरुआत में, दिस इज द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। एंड वो अपने लोग जो फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं वो डालने के बाद वो पिक्चर, हमारी स्टोरी जो होती है, रियलिस्टिक हो जाती हाँ है। तो यार अब बात करते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की। तो उसके लिए क्या अप्रोच रहता था और कितने मतलब हाँ। लगभग अटेम्प्ट कर देता था 60 में से? वैट तो मेरे यार वैसे एज रिपीटर तो हो जाते थे 60 और 60। तो वैट के लिए मेरा अप्रोच तो ये रहता था कि एक तो मैं लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो लाइफ ऑब्जर्वेशन है ना, वैट में क्या किया ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस बनाओ। जैसे हम्म, रनिंग है तो रनिंग से मैं कैसे अपने आप को एसोसिएट करता हूँ। तो मैं करता हूँ कि डेली रनिंग इम्प्रूव स्टैमिना। स्टेमिना। तो मैं अपने डेली लाइफ में लेके आता हूँ चीजों की, हाँ हाँ, स्टैमिना वगैरह। या जैसे प्रैक्टिस होगा तो मैं प्रैक्टिस में भी फिर रनिंग वगैरह लेके आऊंगा। तो ये सब जो वर्ड्स आते हैं ना, तो इसमें वो वही सब लेके आता था जो मेरा जो जैसे माइंडसेट बन गया ना वैसा वैसा लेके आता था, ऑब्जर्वेशन से अपना खेलता था बैट्स में। सेकेंडली थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेना चाहिए, जैसे प्रैक्टिस इन द सेंस जैसे जिसको नहीं हो पा रहा है, मान लो अब जैसे मैं तो कर ले रहा हूँ, जैसे बहुत लोग नहीं कर पा रहे। तो वो क्या करें कि जैसे सेट ऑफ वर्ड्स हैं, मान लो 200 वर्ड्स वो उठा ले, जैसे नेट पे अवेलेबल ही रहता है और वही वर्ड्स रिपीट होते हैं, वही ओबे, किल, यही अप सब टू डेट। टेबल, ये सब वर्ड्स रिपीट हाँ। होते हैं तो इसमें हाँ तो इसमें यही करो कि यार तुम वर्ड्स उठा लो और एक एक वर्ड पे ना 3 3 सेंटेंसेस बना लो अपने हिसाब से, और उसमें से बेस्ट उठा लो, मतलब बेस्ट चूज कर लो। मान लो तुमने 3 सेंटेंसेस बनाए, एक तो बहुत कॉमन आएगा, फिर एक थोड़ा अच्छा आएगा, फिर एक हो सकता है कि अच्छा एक सेंटेंस आ जाए तुम्हारा, तो वो तुम्हारा ही सेंटेंस है और तुम बेस्ट है उसमें, तुम्हारा अपना बेस्ट है। तो वही इसी में प्रैक्टिस करते रहो, मतलब बेस्ट निकलते जाएगा तो अपना प्रैक्टिस में आ जाएगी चीजें। तो मैं तो मेरा तो हो जाता था, मतलब मेरे अपने जैसे अपने एक्सपीरियंसेस से ही आ जाते थे सेंटेंसेस, तो मैं वही फॉलो करता था। बाकी आप ये कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करके जाओ और बेस्ट अपना उठाते रहो, और बेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि 60 के 60 बेस्ट होना चाहिए, बट कुछ कुछ तो मेरे भी कॉमन होते थे यार, ऐसा नहीं कि हर एक सेंटेंस बहुत अच्छे हो 100। हाँ, तो वैट में तो वही यार कि मैं ऑब्जर्वेशन का ही मतलब ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस अपने लाइफ से रिलेट करता था। तो आप वही कर सकते हैं कि आप सेट ऑफ वर्ड्स पे प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे डेली 20 वर्ड्स पे। तो आप उसमें बेस्ट उठा लीजिए कि हाँ इस वर्ड में 3 सेंटेंसेस बना लो, उसमें से बेस्ट उठा लो। तो आपका क्या होगा कि वो कंसियस मेमोरी में जाते रहेगा, कि आपका बेस्ट जाता रहेगा तो अपने आप एक वो बन जाएगा, फ्लो बन जाएगा लिखने की। तो बेस्ट आपका आता रहेगा, मतलब प्रैक्टिस है ना वो आपका बेस्ट आ जाएगा। हम्म। तो वही है बैट का, तो अगर आपको फिर प्रैक्टिस भाई करना वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बाद आता है ना सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो उसके लिए क्या अप्रोच रहता था भाई? है। यार एसआरटी का तो ये है कि आपका जो आइडियल सेल्फ है ना सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा बस। जैसे बहुत सारी सिचुएशन होता है कि आपका मतलब आप मतलब जैसे अपना टेम्परामेंट लूज नहीं करना है बेसिकली, बस वही है कि नॉर्मल सिचुएशंस में आपका कैसे रिएक्ट करते हो ना, रिएक्शन जो रहता है। जैसे अब मैं ऐसे ये नहीं करता था, जैसे कुछ लोग करते हैं कि जैसे मान लो तुम जा रहे थे मेडिसिन लेने और किसी ने तुम्हें मतलब हिट कर दिया कार ने पीछे से, तो तुम क्या है कि नंबर नंबर देखोगे, फिर पुलिस कंपनी, ये सब नहीं करता था। नॉर्मली हम नहीं करते, हम क्या करते हैं कि भाई उठाया, मतलब फायर वायर पूछ लिए, थोड़ा साइकिल वाइकिल सीधी की और चले गए, अपना मेडिसिन मेडिसिन ले आके दे दिया। हाँ हाँ। तो मैं ये नहीं करता था कि भाई रिपोर्ट, हाँ कि FIR कर रहे नंबर हो। देखूंगा नंबर प्लेट से फिर पुलिस को रिपोर्ट करूंगा ये सब नहीं करता था। तो नॉर्मल जो रिएक्शंस होते थे ना, जैसे
जो तुम करते हो डेली लाइफ में, चीजों को रियल हैंडल करते लाइफ हो, जो। और यही सब करता था ऐसे कुछ। हाँ, रियल लाइफ जो करते हैं, कि जैसे स्टडी, तो तुम्हारा तुम पेपर से पहले तुम्हारी तबीयत खराब है तो क्या मेडिसिन लेके पढ़ लेते हो भाई, ठीक है कल तो अगले दिन रेस्ट कर लूंगा। वही करता था कि टेक मेडिसिन एंड कंटिन्यू टू स्टडी, वैसे कर लेता था। तो इस बार कितनी एसआरटीज अटेम्प्ट की थी? मेरे जो मेरे 46 हुए थे, हाँ 46। 46। और इससे पहले कितनी फोर्टी मतलब फाइव प्लस तो एवरेज ठीक करते लगता थे? है मेरे को। एवरेज मेरा वही 42 43 रहता था, अच्छा अच्छा। इसी में वेरी ठीक। करता था, 42 43। एक बार 51 हुआ था मेरा, पोस्ट गार्ड में हुआ था 50, कोई मतलब तो है नहीं। और चलो ठीक है पोस्ट भाई गार्ड में मेरी फिर। कॉन्फ्रेंस लंबी चली थी, ये मेरे को हो गया था ना। हाँ। अच्छा अच्छा, कोस्ट गार्ड मतलब फिर कोस्ट गार्ड में कॉन्फ्रेंस में भी कुछ एसआरटीज पूछा था क्या? नहीं नहीं, कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं पूछा, मेरे को लग रहा था कुछ पूछेगा, लेकिन कुछ पूछा नहीं, और मतलब पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं लिया। नहीं लेना है। बहुत कॉमन क्वेश्चन था। चलो भाई फिर मूव करते हैं एसडी की तरफ, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जो कि सबका बना ही होता है। तो बता दो इसमें क्या अप्रोच था तुम्हारा, इस बार तुमने कुछ चेंज किया, मतलब लास्ट 11 अटेम्प्ट में जो एसडी लिखते थे और इस बार जो एसडी लिखी थी, कोई डिफरेंस था? नहीं, डिफरेंस तो नहीं था, मतलब लास्ट 11 अटेम्प्ट तो मैं सेम नहीं लिखता था, जैसे मेरे एसडी स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में तो बहुत, मतलब आपको पता नहीं आता था बहुत, मतलब ऐसी ऐसी चीजें लिख देते हो फालतू की, मतलब क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड स्पेस है, तो आपको अच्छे से बेटर यूटिलाइज करना है। मैं आफ्टर माई 7 to 8 अटेम्प्ट ना, जैसे थोड़ी एसडी मेरी इंप्रूव हो गई थी, मैंने पहले तो बात किया, जैसे पेरेंट्स से मैंने बात किया, तो पेरेंट्स ने कुछ, पेरेंट्स का ऑब्जर्वेशन समझ में आया कि हाँ मतलब कैसे चीजों को, मतलब वो लेते हैं मेरे लिए, तो फिर वो समझ में आया। फिर टीचर्स का तो मेरे को पता नहीं था, जो मतलब कॉलेज वॉलेज में कौन ही बात करता है टीचर से, तो मैं स्कूल का थोड़ा कॉलेज का ऑब्जर्वेशन से लिख देता था। इसका मैं दोस्तों से पूछ लेता था कि यार क्या समझा, अपने बारे में तो चलो पता ही रहता है, अपने मतलब बंदों को तो अपना पता ही रहता है, और कैसा बनना चाहते हो तो वो मेरा ही रहता था। तो पेरेंट्स में ये था कि मैं जो चीजें थी पहले तो पॉजिटिव चीजें लिख दो, कि जो जो पेरेंट्स हमारे बारे में समझते हैं कि हाँ एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ये वगैरह, तो वेल बिहेव्ड हो, अच्छा मैनर्स है, मतलब ये सब लिखता था ना, कि जैसे आंटी उंटी को अच्छे से मैं मतलब ट्रीट करता था, तो नमस्ते, मैनर मॉरल अच्छे हैं वैल्यूज उसके। हैं, वैल्यूज हैं। हाँ। हाँ, वैल्यूज वगैरह हो गई, मोरल, आई में एकेडमिकली गुड एंड आई वेल बिहेव चाइल्ड। एंड फिर ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन जैसे मेरे हो गई कि मेरे मतलब पेरेंट्स कहते थे कि जैसे मैं लोकेलिटी में डॉग्स और कैट्स को फीड करता रहता हूँ, तो हम्बल नेचर दिखाता हूँ मेरा, तो वो मैं लिख देता कि they find me a humble person as I usually like to feed the locality dogs and cats, stray dogs and cats। तो ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन से मैं उठाई थी, और एक दो माइल्ड नेगेटिव चीजें जैसे कि बोलते हैं जल्दी उठ जाया कर और थोड़ा फोन कम यूज किया कर, तो ये सब चीजें लिख देता था मैं पेरेंट्स। टीचर्स में वही, टीचर्स का वही कि भाई टीच क्लासरूम में क्या ये है कि अटेंटिव रहे, और मतलब ओबीडियंट चाइल्ड है, और टास्क वास्क के लिए तुम्हें देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर ले आओ, क्योंकि भाई एज एन ऑफिसर तो तुम्हें चीजों को एज ए रिस्पॉन्सिबली काम करना पड़ेगा। तो वो सब चीजें मैं लिखता था अपना, क्योंकि कॉलेज वॉलेज में भी जैसे कुछ कुछ चीजें होती थी वहाँ टीचर्स ना, जैसे बास्केटबॉल वगैरह आया तो फिर कोई भी देखता था कि हाँ यार, इवन दोस्त दोस्त भी देखते थे मेरे को कि हाँ कुछ कंडक्ट करवाना है, या कहीं जैसे बुलाना है प्रोफेसर वगैरह को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता था। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर वहाँ पे भी आ जाता था। और वहाँ पे एक दो जैसे नेगेटिव चीजें, जैसे कि टीचर्स कहते हैं कि स्पोर्ट्स और स्टडीज में बैलेंस बना के चलो, जैसे मेरे स्कूल के टीचर्स कहते थे, तो वो लिख देता था। तो ये सब नेगेटिव नहीं है, माइल्ड चीजें हो गई, कि ये सब मतलब लाइट, जनरली लोग कहते ही लाइट हैं, एसडी नोट में पे कौन ही अपन अपना खत्म नेगेटिव कर लिखेगा। सकते हैं। वो, हाँ लाइक, हाँ, हाँ थोड़ी थोड़ी चीजें दे, मतलब जनरली जो हर भाई हर बंदे सुनता है वो चीजें। हाँ तो हाँ वही हाँ, वही बता दूं। हाँ, वही बता फ्रेंड्स में दो। मैंने ये किया था कि फ्रेंड्स ने बताया था कि, हाँ फ्रेंड्स ने ये बताया था कि यार थोड़ा रूटीन रूटीन ब्रेक किया कर और एंजॉय किया कर, मतलब बहुत तू हार्ड मतलब चीजों को बहुत मतलब सीरियस। एक ही रूटीन में स्टिक रहता है, रूटीन ब्रेक नहीं करता है। हाँ मोनोटोनस, हाँ सीरियस मोनोटोनस टाइप हो गया तेरा। तो ये मेरी फ्रेंड की सजेशन थी, तो मैंने इस पे काम भी किया और ये लिखा भी था कि दे एडवाइस मी टू ब्रेक माई रूटीन एंड एंजॉय बिट। ये फिर फ्रेंड्स में आ गया अपना, तो मैं वही लिखता था कि जो जैसे स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, बास्केटबॉल वगैरह का, या मैं किस में बिलीव करता हूँ, प्रैक्टिस वगैरह में बिलीव करता हूँ, आई प्रीफर टू स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ये सब चीजें मैं लिखता था, जो मैं अपना ऑब्जर्वेशन है मेरी अपनी। फिर जैसे मैं बनना चाहता हूँ तो बनने में तो थोड़ा वो भी आ जाता है कि अब मैं लाइफ अपनी कैसे देखता हूँ। एस्पिरेशंस। तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी, जैसे मैंने लिखा था कि हाँ एस्पिरेशन वही है जो ऑफिसर, जैसे मैं अपने आप को बचपन से देखता था कि यार एज एन ऑफिसर कैसे मैं काम, मतलब बचपन से ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करता था, तो देखता था कि हाँ, मैं कैसी लाइफ लीड करना चाहता हूँ। तो वही लिखता था कि आई वांट टू सी माई सेल्फ एज ए ऑफिसर इन इंडियन डिफेंस फोर्सेज, एंड वेयर, ये सब चीजें मैं लिखता था, वेयर मेंटल फिटनेस, मतलब ये मेंटेनिंग फिटनेस बोथ फिजिकल एंड मेंटल इज अ पार्ट ऑफ रूटीन, ये सब मैं चीजें अपने लिखता था इसमें, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। तो ये सब चीजें मैं एसडी में अपने इन्वॉल्व करता था। ठीक है भाई, तो एसडी हमारा हो जाता है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की।
you.